हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजीव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस। देखिए, जो आपकी क्लास 10th की मैथ होती है उसमें जो आपका फर्स्ट लेसन है, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, उसका नाम है रियल नंबर, यानी कि इसको अगर हम समझे तो ये है एक वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी इसका नाम तो दे दिया गया कि रियल नंबर, ठीक है, संख्या। लेकिन यहां पे इस चैप्टर में आप देखेंगे बुक उठाकर एनसीईआरटी की, उसमें रियल नंबर से संबंधित कोई भी मैटर नहीं है, कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं है, सिर्फ इसका नाम रियल नंबर्स है। यहां पे इसने फोर्स किया है केवल, यानी कि एचसीएफ के लिए, कि हम एचसीएफ कैसे मतलब फाइंड आउट करेंगे। इसकी 3 मेथड्स दी गई है, एक 1.1 में आपको मिलेगी, एक 1.2 में मिलेगी, एक 1.3 में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें चाहे वो आपकी लंबी विधि हो, है ना, अच्छा वो आपकी शॉर्ट हो या फिर एल्गोरिथम से हो, कैसे भी हो, मतलब इसमें आपको 3 टाइप्स का एलसीएम निकालने की मेथड्स दी गई है, जो कि हर एक एक्सरसाइज में मिलेगी आपको। और इसमें एलसीएम किसका निकाला जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी बोले तो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का जो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका आपको एलसीएफ निकालना है। एचसीएफ यानी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हिंदी में अगर इसको बोले तो मासापा बोलते हैं, यानी कि महत्तम समाप वर्त। ठीक है, महत्तम समाप वर्त। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, उनके एचसीएफ निकालने के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और यहाँ पे आपका एचसीएफ कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स बताया गया है, जिसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको 1.1 में फर्स्ट मेथड, और 1.2 में सेकंड मेथड, और 1.3 में थर्ड मेथड के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें धनात्मक पूर्णांक के, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स की जो हम एचसीएफ निकालेंगे, तो पहले हमको पता होना चाहिए कि ये मतलब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, ये भी एक नंबर्स होती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पूर्णांक होते हैं 2 होते हैं। हमने वहां पे आपको जो हमारा सेकंड वीडियो है बेसिक मैथ्स का, उसमें मैंने ऑलरेडी सभी नंबर्स के बारे में अच्छे से विथ यानी कि विथ एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं पूर्णांक क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव होता है, जो 1 से लेकर के अनंत तक होता है, लेकिन 0 नहीं होता है। 0 ना को नेगेटिव में रखा जाता है, ना तो पॉजिटिव में रखा जाता है, इसलिए वो किसी में नहीं आएगा। तो आपको हमेशा 1 से बड़ी लेना है, 1 से बड़ा मानना है ना, तो उसी का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक जो कुछ गुण होते हैं, जो मेन क्वालिटी होती हैं, तो यहाँ पे 2 क्वालिटी के बारे में बताया गया है। 2 क्वालिटी की बात करें अगर हम, तो इस चैप्टर में 2 क्वालिटी के बारे में इसमें बहुत ही अच्छे से डीपली बताया गया है। एक आपका दिया हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना। तो यूक्लिड्स डिवाइजर एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये इसके बारे में इसमें पहला आपका इसका गुण ये आपको डिफाइन करेगा पूरी तरह से। दूसरा आपका है अंकगणित आधारभूत प्रमेय, यानी आपका कहा जाए तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, यानी यहां पे अगर हम बात करें तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि हमारा अंकगणित आधार प्रमेय जो होता है, आधारभूत प्रमेय होती है, वो धनात्मक पूर्णांक का ही एक गुण माना जाता है। ठीक है, क्वालिटी होती है। और एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है हमारा, यूक्लिड डिवाइजर एल्गोरिथम। ठीक, तो देखिए जैसे यहाँ पे 2 हमारे इसके धनात्मक पूर्णांक के 2 गुण हो गए आसानी से।
ये जो हमारे दो हो गए, यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम और अंकगणित प्रमेय, आधारभूत प्रमेय। देखिए जैसे धनात्मक पूर्णांक हमने लिखा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो रिलेशन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक के साथ होता है, तो कैसा रिलेशन होता है आपका, ये विभाजन का होता है। कैसा होता है, विभाजन का होता है, यानी कि डिवाइजर का होता है। ये आपको जो मेथड्स है, यानी कि आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है आपका, वो विभाजन यानी कि इसका रिलेशन जो होता है धनात्मक पूर्णांक से, वो डिवाइजर का होता है, विभाजन का होता है। जैसा कि यहाँ पे खुद देखिए नाम में ही मेंशन किया हुआ है, डिवाइजर, यानी इसका रिलेशन कैसा होता है, धनात्मक पूर्णांक के साथ डिवाइजर का होता है। और बात करें अंकगणित आधारभूत प्रमेय की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, तो इसका रिलेशन जो होता है धनात्मक पूर्णांक के साथ, वो होता है आपका गुणन का। क्या होता है, गुणन का होता है, यानी कि मल्टीपल का जो होता है वो मल्टीपल का होता है। ठीक है, ये दोनों के आपको बेस पता होना चाहिए, किसका धनात्मक पूर्णांक के साथ क्या रिलेशन होता है और इसका धनात्मक पूर्णांक के साथ क्या रिलेशन होता है। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसका डिवाइजर का होता है, इसका मल्टीपल का होता है। ठीक है, अब आगे, अब यहाँ पे आपकी दो शब्द आपको गेस करने वाली बात है, एक एल्गोरिथम और एक प्रमेय। ये आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं इसमें, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसमें जो हमारे एल्गोरिथम है, यानी कि हमारा यूक्लिड डिवाइजर एल्गोरिथम है, उसकी बात करते हैं, और लेमा की बात करते हैं। ये कहाँ से आया और कैसे आया, तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, या फिर एनसीईआरटी की बुक अगर आप उठाएंगे तो उसमें आपका दिया हुआ एक चित्र दिया हुआ है, जिसमें एक गणतज्ञ है, जैसे मैं बुक में देख पा रहा हूँ, है ना। और आप लोग स्क्रीन पर देखिए, बुक्स में देखिए, इसमें दिया हुआ है एक गणतज्ञ है, मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, है ना। ये क्या है, इसमें दिया हुआ है कि ये फारसी गणतज्ञ थे। ये एक फारसी गणतज्ञ थे, जिन्होंने, इनका नाम अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया जाता है। और वास्तव में जो हमारा अलजबरा शब्द है, जो मैथमेटिक्स में यूज होता है, वो भी इन्हीं की पुस्तक से लिया गया है, जिसका पुस्तक का नाम था हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। तो हिसाब शब्द जो भी आपका आया है, हिसाब शब्द भी वो फारसी शब्द ही माना जाता है। आप हिंदी में देखेंगे, हिंदी व्याकरण में जो आपका हिसाब शब्द है, वो भी आपका फारसी शब्द में ही आता है, अंतर्गत आता है। तो इनकी पुस्तक का नाम था क्या, हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। इसी से आपका अलजबरा शब्द और आपका क्या लिया गया है, एल्गोरिथम शब्द, यानी कि इन्होंने ही दिया था, है ना। तो इनकी पुस्तक से, यानी कि इन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थे। अब देखिए, जैसे इन्होंने एल्गोरिथम की और प्रमेयिका की कुछ डिफिनीशन दिया है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, देखिए बोर्ड पे, एल्गोरिथम यानी कि ऐसा सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, यानी कि स्टेप, है ना। ये आपका चयन हो गया, ठीक, यानी कि डिफाइंड, आपका पहले से डिफाइन किया गया हो, उसमें जो स्टेप यानी कि चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए हमको या तो एक प्रक्रिया प्रदान करती है, या फिर एक हमको विधि यानी कि मेथड प्रदान करती है। यानी कि एल्गोरिथम से अगर हम समझे, तो इनका कहने का मतलब है कि जो पहले से सुपरिभाषित हो, और उसकी जो आपका सुपरिभाषित हो, लेकिन चरणों की ऐसी श्रृंखला हो जिसकी मदद से हम एक विशेष प्रॉब्लम यानी विशेष समस्या को हल करने के लिए हमको या तो उसकी प्रोसेस दिया गया हो, या हमको एक विधि यानी मेथड से प्रदान किया जाता हो, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। अगर बात करें हम लेमा की यानी प्रमेयिका की बात करें, तो जैसे आप लोग जियोमेट्री में देखेंगे, उसमें बहुत सारे प्रमेय होते हैं, है ना। तो प्रमेयिका उसी से बना हुआ है। तो प्रमेयिका जो होती है वो क्या होती है कि पहले से प्रूव किया हुआ कथन होता है, ठीक, यानी कि पहले से सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है, जिसकी हेल्प से हम दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक कथन हमारा जो होगा वो पहले से प्रूफ होगा, और इसकी सहायता से हम दूसरे कथन को प्रूफ करेंगे। तो ये इसका काम है। और इसका काम क्या है एल्गोरिथम का, ये सुपरिभाषित चरणों के, ये भी पहले से सुपरिभाषित होता है।
ये भी पहले से प्रूफ होता है, यानी परिभाषित होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, गणित में मान्य होगा और ये दूसरे कथन को प्रूफ करता है। और ये भी सुपरिभाषित होता है। और ये चरणों की एक श्रृंखला होती है, एक चैन होती है स्टेप बाय स्टेप, जो कि एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने या प्रक्रिया विधि या प्रदान करती है। तो विशेष प्रकार की समस्या हो या कथन हो सेम है, सिर्फ ये क्या करता है, प्रक्रिया यानी प्रोसेस देता है या मेथड्स देता है। और ये चीज नहीं देता है, ये इसी कथन के द्वारा दूसरे कथन को प्रूव कर देता है। तो दोनों में अगर हम सिमिलरिटी देखें एल्गोरिथम और प्रमेयिका में, तो 90% सेम है, केवल 10% आपका डिफरेंस है। 10% डिफरेंस यहाँ पे है कि ये एक कथन प्रूफ होता है और ये दूसरे कथन को प्रूफ करता है, यानी कि पहले से सिद्ध होता है, दूसरे कथन को सिद्ध करता है। अब वो क्या होता है, एक चरणों की एक श्रृंखला होती है जिसके माध्यम से एक विशेष प्रकार की समस्या को हम हल करने के लिए हमको प्रक्रिया प्रदान की जाती है, प्रोसेस या फिर मेथड्स यानी विधि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे इसमें डिफरेंस है दोनों प्रक्रिया और विधि, और ये क्या करता है, प्रूफ करता है। बाकी ये जो आपका प्रूफ है, तो प्रूफ तो ये भी है, देखिए सुपरिभाषित मतलब ये भी पहले से परिभाषित किया गया हो, मैथ्स में इसका मान्य हो, है ना। ठीक, तो दोनों में अंतर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिथम और प्रमेयिका में, लेमा में और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। केवल 10% का है, यानी कि ये प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है और ये हमको प्रूफ करने का एक पहले से कथन प्रदान करता है। बस इसमें इतना अंतर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग देखते हैं अब EDA यानी कि यूक्लिड डिवाइजर एल्गोरिथम की बात करते हैं। हम लोग अभी एल्गोरिथम की डिफिनेशन देखा, लेमा की डिफिनेशन देखा, और हमने इससे पहले देखा था धनात्मक पूर्णांक के 2 गुण मेन, एक हमारा यही था, है ना, यूक्लिड डिवाइजर एल्गोरिथम, और एक था हमारा, है ना, फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो उसमें से हम पहला उठाते हैं EDA यानी कि यूक्लिड डिवाइजर एल्गोरिथम। ये क्या होता है आपका, देख यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक धनात्मक पूर्णांक A को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक B से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल R प्राप्त हो जो B से छोटा हो। यानी अगर हम इसको एग्जाम्पल की माध्यम से समझे, तो जैसे मान लीजिए अगर आपने ले लिया 30, ठीक, और आपको दिया गया डिवाइड करने के लिए 6 से ना लीजिए, जैसे 7 से लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 4 जा कितना हो गया, 28 यहाँ पे आपने माइनस किया, 2 बचा। ठीक है, अब देखिए आप लोग ये डिवाइड करना आना चाहिए आपको इसके समझने के लिए। देखिए यहाँ पे जैसे हमने डिवाइड किया, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जिसको डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, आप लोग को पता होगा, ये होता है डिविडेंड। ठीक है, ये होता है हमारा कोसेंट होता है। ठीक है, ये हमारा होता है रिमाइंडर होता है हमारा। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा, डिवाइजर होता है। क्या होता है, डिवाइजर होता है। ठीक है, अगर हिंदी में बोले तो ये होता है भाजक, ये होता है आपका भाज्य, ठीक, ये होता है आपका भागफल, ये होता है आपका शेषफल। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए आपको बेहतरीन तरीका है। देखिए यहां पे कह रहा कि एक धनात्मक पूर्णांक ए यहां पे मान लीजिए 30 है। क्या है, 30 है, विभाजित यानी कि ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित डिवाइड किया जाए, यानी कि डिवाइजर की बात कर रहा, 7 की बात कर रहा, तो 7 की बात कर रहा। इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल जो है आर जो है बी से छोटा हो। आर जो मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, देखिए 2 जो कि बी से छोटा हो। बी हमारा ये है, ठीक है, ए हमारा ये है और आर हमारा ये है। तो देखिए यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि कोई भी डिवाइड तभी सही माना जाएगा आपका जब उसका रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो, यानी कि आपका शेषफल भाजक से छोटा आए, है ना, तभी आपका डिवाइड यानी कि आपका भाग सही माना जाएगा। तो यहाँ पे वही बात को, ये हम लोगों को पहले से पता था। ये जब इन्होंने दिया, यूक्लिड ने दिया गणितज्ञ, तो ये हम लोगों को पहले से पता था और काफी यूज भी होता था इसका, लेकिन लिखित रूप से नहीं पता था।
लिखित रूप से कहीं भी प्रमाणित नहीं मिला हुआ था, तो यूक्लिड ने इसको एक लिखित रूप से हमको प्रदान किया ताकि हम अच्छे से समझ सके, और तभी से इसका एक स्कोप सा, यानी कि ये बहुत ज्यादा प्रमाणिक हो गया और काफी इसका स्कोप भी हो गया, है ना, जब से लिखित रूप में आया। तो इसी को इन्होंने इस रूप में व्यक्त करने की कोशिश की है। क्या कहा, एक धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, आपने पूर्णांक के बारे में देखा, पूर्णांक कोई भी संख्या हो सकती है, 1 से लेके अनंत तक, 0 को छोड़ करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30 लिया है तो ये है, और कह रहा कि एक अन्य धनात्मक पूर्णांक 20 से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है, नहीं कि जिससे हम डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइजर हो गया हमारा 7, ये हमारा हो गया, और रिमाइंडर हमारा क्या मिले, ये मिले, ठीक है। तो यानी कि इनका कहने का मतलब है कि मतलब अगर हम किसी पूर्णांक a को किसी पूर्णांक दूसरे पूर्णांक से अगर डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर आए तो वो इससे डिवाइड करने वाले यानी भाजक से छोटा मिले, तो आपका कहलाता है यूक्लिड डिवाइजर एल्गोरिथम, इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं बता दूं, आपका यूक्लिड एक नाम था, हम लोगों ने देखा एक गणितज्ञ का नाम है। डिवाइजर मतलब हुआ डिवाइड, जैसा कि हमने बताया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं एल्गोरिथम का मतलब हुआ एक मतलब सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला, जिसकी मदद से हम किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए हमको प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया प्राप्त होती है, या फिर मेथड्स यानी कि विधि प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसका मतलब यानी एल्गोरिथम का ये देखिए, जो हमारा ये स्टेप है 1 2, ये जो भी स्टेप आया इसमें, इसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तीसरी स्टेप को हम लोग करते तो थे डिवाइड, लेकिन इसको लिखित रूप से हम लोग कभी नहीं बताया कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, तो उन्होंने नाम दिया एल्गोरिथम, तो इसी को एल्गोरिथम कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे हमको यहाँ पे आपको एक फार्मूला भी आपको लग रहा होगा, फार्मूला यहीं से आपका आया था कि अगर हमको जो ये नंबर फाइंड करनी है तो हमको क्या करना पड़ता था, डिवाइजर, यानी कि आपको डिवाइजर से क्या करना पड़ता था, आपको इनटू करना पड़ता था किसको, क्वोशेंट को, और प्लस आपको क्या करना पड़ता था, रिमाइंडर को प्लस करना पड़ता था, ठीक है। तो ये देखिए अगर हमको नंबर्स को पाना है तो आपको ये डिवाइजर के साथ क्वोशेंट को इनटू करना पड़ेगा। डिवाइजर यानी बी माने यहाँ पे अगर ए लिए हुए हैं तो हम यहाँ पे बी ले सकते हैं, अब प्लस आर कर सकते हैं। अगर आपने अलग से देखा है तो यहाँ पे आप इसको आप क्या करें, कैपिटल ले लें, इसको आप कैपिटल ले लीजिए और इसको स्मॉल ले लीजिए, एक को, ठीक है, एक को स्मॉल कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया, यानी कि आपका ये जो आपका डिविडेंड अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाजक गुणे आपका भागफल प्लस शेषफल, तो आपको भाज्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर इंग्लिश में देखें इसको हम, तो डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड, यानी अगर आप डिवाइजर के साथ क्वोशेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आप रिमाइंडर जो भी हो उसको अगर प्लस करते हैं तो आपका डिविडेंड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसी को हिंदी में कहें तो कैसे लिखेंगे हम, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसी को उन्होंने यूक्लिड ने बताया है कि ये जो हमारा r होगा, r के बारे में क्या बताया है कि ये r जो होगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो आपका 0 होगा, लेकिन कभी भी आपका डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा, डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। इन्होंने यही बात यहाँ पे कही है कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो कभी भी यानी कि डिवाइडर से यानी डिवाइजर से कभी भी बड़ा नहीं होगा और 0 के बराबर हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। जैसे आप कोई भी डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर 0 भी आता है या फिर कोई संख्या आती है, लेकिन अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको पता है कि 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं 7 कभी रिमाइंडर आएगा या तो 6 आएगा या तो 5 आएगा या तो 4 आएगा या तो 3 आएगा या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा, इसी में से एक संख्या आएगी। यानी अगर हम किसी भी नंबर्स को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा लास्ट में रिमाइंडर आएगा तो कभी भी 7 नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल कभी नहीं हो सकता है, उससे
कम ही होगा, यानी कि 6 हो सकता है या 5 हो सकता है या 4 या 3 या 2 1 या फिर 0। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए 0 से या 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 भी आंसर आ सकता है या फिर 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन कभी भी डिविडेंड यानी कि आपका डिवाइजर से कभी भी बड़ा नहीं आएगा, डिवाइजर से लेस देन यानी छोटा होगा, यानी कि इससे छोटा होगा। बहुत ही यहाँ पे मतलब यूक्लिड ने जो गणितज्ञ थे फारसी, बहुत ही अच्छे तरह से डिफाइन किया इसको और काफ़ी कमाल का बताया इन्होंने, इसको हम लोग आसानी से समझ पा रहे हैं। तो आई होप को आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और ये फार्मूला भी जो हमारा होता है, इसके माध्यम से हम कोई भी संख्या, अगर हमारा इसमें 1 2 3 4 पार्ट्स होते हैं, तो अगर इसमें से कोई भी एक मिसिंग है तो उसको हम आसानी से इसी फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं ट्रांसफर करके, पक्षांतर करके। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे EDA यूक्लिड डिवाइजर एल्गोरिथम का यूज हम बेसिकली क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग EDA के बारे में बात कर रहे थे, यूक्लिड डिवाइजर एल्गोरिथम की, तो इसका 2 यूज किया जाता है मुख्यतः। कैसे, हम लोग क्लास 9th में देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे, या फिर हम लोग जब क्लास 9th के चैप्टर बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। आप लोग क्लास 9th में देखे होंगे कि जो √2 हो या √3 हो या √5 हो, अगर अंडर रूट वाली जो हमारी जो संख्याएं होती हैं, इसकी अपरिमेयता सिद्ध करने में, यानी कि आपका अपरिमेयता सिद्ध करने में इसका यूज किया जाता है। ये क्लास 9th में दिया गया है, फर्स्ट चैप्टर में ही। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसका यूज कहाँ होता है, किसी परिमेय संख्या, जैसे हमारा जो परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में, जहाँ Q हमारा 0 नहीं हो सकता है, का दशमलव प्रसार जो होता है डेसिमल वाला, कब शांत यानी टर्मिनेटिंग होगा या कब अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। यानी इसके द्वारा हम 2 चीजें कर सकते हैं। एक अंडर रूट वाली जो नंबर्स होती हैं उनको हम अपरिमेयता कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम EDA के सहायता से ही करेंगे। और दूसरी बात रहे तो हम इसके द्वारा कैसे प्रूव करेंगे कोई परिमेय संख्या कब शांत होगी कब अशांत होगी, यानी कब टर्मिनेटिंग होगी कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो इसका पता लगाने के लिए हमको यूक्लिड एल्गोरिथम पता होना चाहिए। ठीक है, यानी EDA पता होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने इस जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, इसका हम लोगों ने था यानी कि थ्योरी पार्ट था, उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा और लिखा भी। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और यह बिल्कुल जो आपका स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री है, इसमें नो कॉस्ट है। तो इसलिए आप अपने छोटे बड़े भैया बहन होंगे उनको तक ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको भी सूचना दीजिए ताकि वो भी इसका आसानी से पढ़ सके इस लॉकडाउन में भी। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।